हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि कितने टाइप्स के आपके स्पेक्ट्रम होते हैं, और उसके बाद हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि और उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि आपको कौन कौन सी सीरीज ऑफ लाइंस मिलती है, दैट इज लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री। ठीक है, उनके लिए N1 की वैल्यू क्या होती है, सबके लिए फिक्स होती है। ठीक है, और वो किस किस रीजन में लाई करती है वो सब हमने देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने एक रिडबर्ग फॉर्मूला भी देखा था। ठीक है, दैट इज 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, जहाँ पे N1 आपका लोअर लेवल और N2 आपका हायर लेवल होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया था। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। ठीक है ना, बोर्ड के ऊपर। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। मतलब आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए कुछ दिया हुआ है और हीलियम He+ स्पेक्ट्रम के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, दोनों की वेवलेंथ क्या है, सेम है। आपको बामर ट्रांजिशन किसके लिए, हीलियम He+ आयन के लिए आपको दिया हुआ है 4 से 2 में जाता है, तो इसकी लेमडा कुछ होती है, वेवलेंथ कुछ लेमडा है सपोज करो। तो इसके लिए आपको N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब आपकी वेवलेंथ जो हो सेम हो, या अगर यहाँ पे लेमडा है तो यहाँ पे भी आपकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, लेमडा होनी चाहिए, मतलब वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। तो आपको N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसके लिए, हाइड्रोजन आयन के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। ओके, तो चलिए, आई होप आप लोगों ने सोल्व किया होगा, ट्राई किया होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बामर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। मतलब आपको हीलियम के लिए N1 की वैल्यू है 2 और N2 की वैल्यू 4 दी हुई है, और सपोज करो वेवलेंथ क्या है आपकी, लेमडा। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन के लिए आपको N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, N2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और वेवलेंथ क्या है आपकी, सेम है दोनों में केस में। ठीक है, लगाइए आप रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या कहता है, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ देखिए 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, हीलियम के लिए जेड कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1/N1 स्क्वायर, N1 कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/4 का स्क्वायर दैट इज 16। ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर है। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो आप फंस गए होंगे। ठीक है ना, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो अननोन है, N1 और N2। ठीक है, दो अननोन के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होती है, लेकिन आपके एक ही इक्वेशन बनती है। ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे टाइम में आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को कंपेयर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 1/λ की वैल्यू ये है, यहाँ पे 1/λ की वैल्यू ये है, तो इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आर तो सेम है, आर जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये किसके इक्वल है आपके, 2 का स्क्वायर 4, 4r इंटू 1/4 माइनस 1/16। क्लियर है, सोल्व कुछ नहीं करना, आर से आर कैंसिल है। ठीक है, यहाँ से आप कंपेयर कीजिए 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर को। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, 1/1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/1, 1/1 को मैं 1/1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/ ये जाएगा 16 से 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 को मैं क्या 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्लियर, यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि N1 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 और N2 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, वही आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है,
बच्चे गलती करते क्या कर देते हैं कि वो वैल्यू यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे फंस जाते हैं कि यहाँ से n1 और n2 कैसे निकालें, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ट एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ओके, तो देखिए ये एक सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपको ट्राई करना है। क्लियर? क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक सैंपल, ठीक है, मतलब उसने सैंपल का नाम नहीं बताया, ठीक है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम कुछ नहीं बोला है, ठीक है। इस 15 वोल्ट उसका एक्साइटेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, 15 वोल्ट है, तो एनर्जी क्या होगी आपकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, इंफॉर्मेशन मिल गई हमें। इफ ऑल द एटम्स ऑफ द सैंपल आर इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स एन की वैल्यू 3 होगी। क्लियर है, देन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड if a photon of energy 65/9 electron volt is supplied to this sample। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि एक सैंपल है, ठीक है, जो आपका n बराबर 3 पे है, ठीक है, ये n बराबर 2 और ये n बराबर आपका 1, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट पे है, मतलब आपकी n की वैल्यू 3 पे है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी, मतलब आपके पास एक फोटोन आके यहाँ पे सरफेस पे टकराता है, इसकी एनर्जी है आपकी 65/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। आपको क्या करना है, उस इलेक्ट्रॉन की, जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, क्वेश्चन ये कह रहा है, बस आपको क्या निकालना है, अब आपको पास ये निकालना है कि इतनी एनर्जी से तो फोटोन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, बस वो आप निकाल लोगे तो आप इसको इक्वल कर दो दिस प्लस दिस के, तो वहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। ओके, तो आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा, ठीक है, ट्राई किया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक सैंपल। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब आपकी n बराबर 1 है और n बराबर 2, मतलब n 1 से कहाँ जा रहा है, ये आपका इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पर। ठीक है, इसकी आपको वैल्यू दी हुई है कितनी, 15 वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी क्या होगी आपकी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, तो n बराबर 1 से n बराबर 2 के लिए आपको वैल्यू दी हुई है, दैट इज 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हम एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो डिफरेंस है डेल्टा ई, डेल्टा ई क्या होगा आपका E2 माइनस E1। ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ई हम लिखते हैं, डेल्टा ई बराबर क्या है आपका E2 माइनस E1, दैट इज -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। E2 मतलब 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस वापस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एनर्जी वाला, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वापस मैं बाहर लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है, ये वैल्यू किसके बराबर है आपके 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्लियर है, यहाँ से आप सोल्व कीजिए, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो 13.6 जेड स्क्वायर मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पे -1/4। क्लियर है, यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1 - 1/4, 1/4, 3/4। क्लियर है, ये इक्वेशन अपने पास आती है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 3 से कैंसिल होगा 5। ठीक है, 5 4 जा 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, और 13.6 जेड स्क्वायर क्या होती है वैल्यू, 13.6 जेड स्क्वायर आपकी वैल्यू होती है जो फर्स्ट ग्राउंड स्टेट होता है उसकी एनर्जी।
कितनी होती है आपकी 13.6 जेड स्क्वायर होती है किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। मतलब उसको अगर 1 से आपको इन्फानाइट पे पहुंचना है तो आपको एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी 13.6 जेड स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में होती है। ठीक है, इसका मतलब आपको 20 वोल्ट दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है, n बराबर 1 की वैल्यू दी हुई है, कितने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 1 की वैल्यू दी हुई आपको -20 क्योंकि एनर्जी माइनस में, ठीक है ना। तो -20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको फर्स्ट शेल की एनर्जी दी हुई है। आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, थर्ड शेल में। आपको थर्ड शेल की एनर्जी निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो हमें पता है कि अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सेकेंड शेल की क्या होगी, डिवाइड बाई 4। क्यों, क्योंकि ई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर होता है। तो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यहाँ क्या होगी 20/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी 20 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है। तो मतलब आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 20/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास एनर्जी आ गई है 20/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 65/9 दिस इज इक्वल टू आपका 20/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 65/9 माइनस 20/9। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी आपके पास, एलसीएम लेते हैं 9, 65 माइनस 20 कितना होता है 45, 45/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आती है आपके पास दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसने क्या किया, आपके रिडबर्ग कांस्टेंट जो आपका रिडबर्ग का फॉर्मूला था एनर्जी का, और उसके साथ साथ इसने आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है ना, उसको भी काम में ले लिया। मतलब 2-3 तरह के क्वेश्चंस को इसने क्या कर लिया, क्लब कर लिया। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, तो कभी कभी एग्जाम में आते हैं तो टिपिकल हो सकते हैं अगर आपने पहले ट्राई नहीं किए हैं। ठीक है ना, अगर आपने ट्राई कर रखे हैं तो आप क्वेश्चन को इजी तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आपकी जो स्पेक्ट्रम लाइन मतलब जो इलेक्ट्रॉन है आपका जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो वो कितने टाइप की लाइंस शो कर सकता है, कितने नंबर्स होते हैं उन लाइंस के। ठीक है ना, वो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो हम काउंट करते हैं। ठीक है ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है ना, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है तो ठीक है वो कितने टाइप से कितने तरीकों से आता है उसकी कैलकुलेशन हमको करनी है। ठीक है ना, कि वो मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ शो कर सकता है। ठीक है ना, देखिए कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, या फिर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ spectral lines when an electron jump from higher level, that is N2, to lower level N1। अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, 2 मिनट रुक जाइए आप। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब कि जैसे कोई आपका इलेक्ट्रॉन है n बराबर 5 पे, ठीक है, और वो आता है आपका n इक्वल टू 1 पे, तो वो कितने तरीकों से आ सकता है, कितने स्टेप में आ सकता है। देखिए जैसे n बराबर 5 से 1 के बीच में आपके n बराबर 4 भी होगा,
n बराबर 3 भी होगा, ठीक है, और एक n बराबर आपके पास 2 भी होगा, ठीक है, क्लियर है। इतने अलग अलग लेवल होंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है 5 से 1 पे कितने तरीकों से आ सकता है वो हमको काउंट करना है। जितने तरीकों से आ सकता है वो उतने टाइप की वेवलेंथ इमिट कर सकता है। तो ठीक है, वही अपने को कैलकुलेट करने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की कितनी लाइंस वो इमिट कर सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड भी आप लिख सकते हो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। इमिटेड आप लिख दीजिए, इमिटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए अब इसकी पॉसिबिलिटी हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले वो हो सकता है आपका 5 से डायरेक्ट 1 पे आ जाए, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हो सकता है वो 5 से 4 पे आए, ठीक है, और फिर 4 से 1 पे आए, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है वो 5 से 3 पे आए, ठीक है, और फिर 3 से आपका कहाँ पे आए, 1 पे आए, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है वो 5 से आपके कहाँ पे आए, 2 पे आए, और 2 से फिर कहाँ पे आए, आपके 1 पे आए, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल सही है। अब हो सकता है वो आपका 5 से डायरेक्ट कहाँ पे आए, 4 पर आ गया, 3 पर आ गया, 2 पर आ गया, 1 पर आ गया। अब हम बात करेंगे 4 की। जो 4 है 5 से 4 आ गया, अब हो सकता है 4 डायरेक्ट 1 पे आ जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हमने देखा नहीं है, नहीं हमने काउंट कर लिया है, ठीक है ना, इसको हमने काउंट कर लिया है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 5 से वो 3 पे आए, 5 से 4 पे आए, 4 से 3 पे आए, 5 से 4 पे आ गया, 4 से 3 पे नहीं आया, तो ये 4 से आपका 3 पे आ सकता है। फिर 3 से 2 पे आ सकता है, वो भी हमने नहीं देखा, मतलब 3 से 2 के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद और हम देखें तो 4 से 2 पे आ सकता है, हमने नहीं देखा है, ठीक है, मतलब 4 से आपका 2 पे भी आ सकता है। और कोई पॉसिबिलिटी है आपके पास, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपका इलेक्ट्रॉन 5 से 4 पे आ सकता है, और फिर 4 से या तो डायरेक्ट 5 से 1 पे आ सकता है, ठीक है, या फिर 5 से 4 पे आएगा और 4 से 1 पे आएगा, या फिर 5 से आपका कितने पे आएगा, 3 पे, और 3 से 1 पे आएगा, या फिर 5 से डायरेक्ट 2 पे आएगा और 2 से 1 पे आएगा, या फिर हो सकता है 5 से 4 पे आए, फिर 4 पे 3 पे आए, फिर 3 से 2 पे आए, और फिर 2 से फिर 1 पे आए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। या फिर 4 से डायरेक्ट 2 पे आए, फिर 2 से वापस 1 पे आए। तो यही आपकी टोटल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ आप टोटल पॉसिबिलिटी देखो तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब आपकी 10 लाइन्स आपको मिलेगी, ठीक है। ये तो ईजी था कि हमने 5 से 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया। वहीं अगर आपको बोले कि 11 से 1 पे आ रहा है या 11 से 2 पे आ रहा है, तो आपको हो सकता है दिक्कत आए। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, इसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1, ठीक है, बाई 2। ये अपन फॉर्मूला काम में लेते हैं। यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू क्या है आपके, n2 माइनस n1, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। देखिए प्रूफ करते हैं, यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू हम निकालते हैं n2 माइनस n1, मतलब हायर से लोअर पे, 5 माइनस 1 मतलब 4, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज 5, 4 इंटू 5 दैट इज 20, 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 4, 20 बाई 2 दैट इज 10। यहाँ पे भी कितनी आ रही है आपकी 10 लाइन्स, मतलब आपका जो आंसर है वो क्या है, बिल्कुल सही है। ये तो तब है जब आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हो सकता है आपके पास एक ही हाइड्रोजन एटम हो, तो एक ही हाइड्रोजन एटम या तो n5 से 4 पे आ सकता है, 4 से फिर 3 पे आ सकता है, 3 से 2 पे आ सकता है, फिर 2 से 1 पे आ सकता है। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ एक ही एटम शो नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जब सिंगल होगा तब क्या कंडीशन होगी वो भी हम देख लेते हैं अभी, ठीक है ना।
इस कंडीशन में, ये कंडीशन कब होगी, जब आपके व्हेन वी हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सफिशिएंट मतलब ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर है ना, ताकि ये आपकी सभी पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट कर सकें हम, ठीक है। एक तो हुई ये चीज़। दूसरी चीज़, कभी कभी वो क्या है, आपको स्पेसिफिक सीरीज़ की लाइंस भी पूछ लेता है, जैसे लाइमन सीरीज़ की लाइंस बताओ, ठीक है। तो अगर इसी यहीं पे अगर हम देखें लाइमन सीरीज़ के लिए, लाइमन सीरीज़ के लिए n1 की वैल्यू क्या होती है 4, n1 बराबर 4 पे आपकी कितने लाइंस आ रही है 1 2 3 4। वहीं अगर बामर के लिए पूछा जाए तो n बराबर 2, 2 पे कितनी लाइन है 1 2 और 3। पार्शियन की पूछा जाए तो 1 और 2, पार्शियन पे कितनी है आपकी 2, वहीं आपकी ब्रैकेट पे कितनी है केवल 1, ठीक है। तो जब आपको स्पेसिफिक सीरीज के लिए स्पेक्ट्रल लाइन पूछे तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम लिख लेते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर स्पेसिफिक सीरीज। अगर आपको स्पेसिफिक सीरीज के लिए पूछ लिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी n माइनस n2, या फिर ये n1 है आपका तो ये आपका n2, ठीक है ना। n2 माइनस आप क्या कर दो n1 कर दो, या फिर n2 माइनस आप कर दो जो स्पेसिफिक सीरीज के लिए पूछी गई उसकी ग्राउंड स्टेट, n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट स्पेसिफिक सीरीज। ठीक है, यहाँ से आप ये फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं पूछूं आपको लाइमन के लिए नंबर ऑफ स्पेसिफिक सीरीज, n2 की वैल्यू 5, तो 5 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ स्पेसिफिक, मतलब ग्राउंड स्टेट किसके लिए लाइमन के लिए, लाइमन के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होती है 1, तो 5 माइनस 1 4, क्लियर। बामर के लिए पूछ लिया जाए तो 5 माइनस ग्राउंड स्टेट बामर के लिए n की वैल्यू 2, 5 माइनस 2 3, बिल्कुल 3 आ रही है। लाइमन बामर पार्शियन के लिए पूछ लिया जाए तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर हो गया ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लो अगर आपके पास सिंगल हाइड्रोजन एटम हो तो उसके लिए हम कैसे सोल्व करते हैं। फॉर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटम, अगर एक ही हाइड्रोजन एटम है तो हम क्या कर सकते हैं। मान लो एक ही हाइड्रोजन एटम है, जैसे आपका n बराबर 5 पे है, ठीक है, इसको आना है n बराबर 1 पे, बीच में आपके n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, और आपका n बराबर क्या है 4। तो मैक्सिमम नंबर यहाँ आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर, ये भी आपकी मैक्सिमम है और यहाँ पे भी आपका मैक्सिमम ही है, ठीक है ना। मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है वो, ठीक है, क्योंकि मिनिमम तो क्या है डायरेक्ट 5 से 1 पे आ गया तो मिनिमम तो 1 हो गई, ठीक है, बट मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है वो हमें देखना है। अब इसके लिए हम देखते हैं मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक ही एटम है, अब वो 5 से आपका 4 पे आ सकता है, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे और 2 से 1 पे, यही इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स है। इसके अलावा आप कहीं पे भी देख लिए, मतलब 1 2 3 4 4 स्पेक्ट्रल लाइन्स इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स होगी, और किसी भी आप में देख लीजिए 4 से कम ही आएगी। जैसे 5 से मान लो आ गया 4 पे, 4 से डायरेक्ट आ गया ये 2 पे, और 2 से आया 1 पे, कितनी स्पेक्ट्रल लाइन है 3। 5 से आया आपके पास 3 पे, 3 से आया फिर 2 पे, 2 से फिर 1 पे आया तो भी 3 है। 5 से 4 पे आया, 3 पे आया, 3 से डायरेक्ट 1 पे आया, तो स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है 2, मतलब सब मिनिमम है। मैक्सिमम आपके केवल और केवल इस कंडीशन में ही आपको मिलेगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगी आपके पास n2 माइनस n1, सिंपल फॉर्मूला है n2 माइनस n1, क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, हायर माइनस लोअर लेवल, ठीक है। एक बार आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, देखिए एक नया क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ।
हाइड्रोजन एटम इन देयर ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ऑन कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। मैं करूं स्टार्ट? ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम आपका ग्राउंड स्टेट पे मतलब n बराबर 1 पे है, ठीक है। आर एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, मतलब ये एक्साइट होके मान लो किसी और आपके एनर्जी लेवल पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे आपकी वेवलेंथ है आपकी कितना, लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्लियर है। ऑन कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, जब ये वापस आता है ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व। आपको 15 लाइंस यहाँ पे शो होती है, ठीक है। तो आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या था, लाइन का फॉर्मूला, वो हम लगा देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होता है आपकी, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2। डेल्टा एन क्या है आपका, n2 माइनस n1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी आपके पास 15 दी हुई है। यहाँ से आप क्या कीजिए, डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से आपको इसको सोल्व करने के दो तरीके, या तो आप क्वाड्रेटिक बनाइए, ठीक है, और फिर सोल्व कीजिए, या फिर सिंपल डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बराबर 30 है। तो 30 कब आ सकता है, क्या 30 को मैं 5 इंटू 6 लिख सकता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हो 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना होता है 6। तो यहाँ से आप सीधा कंपेयर करके डेल्टा एन की वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज 5। डेल्टा एन क्या होता है, n2 माइनस n1, इसकी वैल्यू आपको 5 दी हुई है, ठीक है। n2 आपको फाइंड आउट करना है, n1 क्या है आपका 1, ठीक है, 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपके पास n2 की वैल्यू आती है 6। मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम, ये यहाँ से कहाँ से 6 से कहाँ पे आया है आपका 1 के ऊपर आया है, ठीक है। हमारे पास वैल्यू आ गई है। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोई दिक्कत नहीं, रेडबर्ग फॉर्मूला लगा दीजिए अब, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम बोला है तो जेड की वैल्यू 1, ठीक है, जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर है। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, मैंने आपको आर की वैल्यू बताई थी एंगस्ट्रॉम में, कितनी होती है, नहीं बताई हो तो भी आपको याद रखनी है। आर की वैल्यू होती है 1 अपॉन आर की वैल्यू होती है आपके 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। यहाँ से मैं आर को, जेड की वैल्यू तो 1 हो गई, तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से मैं आर को 1 अपॉन आर लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 अपॉन आर करूँगा तो ये आर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मैंने 1 अपॉन आर इसलिए किया क्योंकि मुझे 1 अपॉन आर की वैल्यू पता है, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 36। क्लियर है। 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 1 बाई आर की वैल्यू कितनी है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इंटू 36 माइनस 1 कितना है 35 डिवाइड बाई 36, ठीक है। यहाँ से आप लेमडा की वैल्यू निकालिए, लेमडा इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 912 इंटू 36 अपॉन 35 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई एम श्योर क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा लेंदी लगा हो, फर्स्ट क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसके ऊपर। ओके, आई थिंक आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम सम हायर लेवल, हमें नहीं पता हायर लेवल कौन सा, हमने मान लिया n है, ठीक है, अप टू थर्ड एनर्जी लेवल, मतलब वो कहाँ पे है नहीं पता, लेकिन वो कहाँ तक आ सकता है थर्ड एनर्जी लेवल तक, मतलब n बराबर 3, मतलब n1 बराबर 3 हो गया, और ये n2 बराबर हमने मान लिया कि आपका n है, ठीक है, n सेल से आया है, ठीक है। इफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस आर पॉसिबल, मतलब यहाँ से जब ये यहाँ आता है
तब आपको 6 स्पेक्ट्रल लाइंस शो होती है, ठीक है। फॉर द ट्रांजिशन फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, आया समझ में क्वेश्चन? किसी को मान लो क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया हो पहले, अब भी समझ में आया हो, तो भी वो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकता है, ठीक है। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ लाइन्स, कितनी है आपकी 6, ठीक है, डिवाइड बाई 2। क्लियर, यहाँ से आप वैल्यू निकालिए डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक सोल्व करके या फिर 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। यहाँ से क्लियरली आपको दिख रहा है डेल्टा एन की वैल्यू है 3, डेल्टा एन की वैल्यू 3 है, एंड डेल्टा एन किसको बोलते हैं हम, n2 माइनस n1 को, वो है आपकी 3, ठीक है। n2 हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड आउट करना है, माइनस n1 कितना है 3 दैट इज इक्वल टू 3, n2 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 6। मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है हाइड्रोजन एटम का, ये कहाँ से आ रहा है, 6 शेल से आ रहा है आपके 3rd शेल के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी, क्लियर, इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, ठीक है, और फिर इसको सोल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको बोल देता हूँ एक बार। इन ए हाइड्रोजन लाइक सैंपल इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 4th एक्साइटेड स्टेट अप टू 2nd स्टेट, देन 10 different spectral lines are observed, 6 different spectral lines are observed। सी ऑप्शन है आपका, number of lines belonging to the Balmer series is 3, number of lines belonging to the Paschen series is 2 and number of lines belonging to Lyman series is 4। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका, एक से ज़्यादा आपके ऑप्शन सही हो सकते हैं, ठीक है ना, आपको सॉल्व करना है। क्लियर है, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ओके मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा और ट्राई किया होगा। देखिए अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, हाइड्रोजन लाइक सैंपल में है इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 4th एक्साइटेड स्टेट। 4th एक्साइटेड स्टेट मतलब एन की वैल्यू क्या है 5th है। पहली चीज कहाँ तक जा रहा है, 2nd स्टेट, वहां पर 2nd एक्साइटेड स्टेट नहीं लिखा है। 2nd एक्साइटेड स्टेट होता तो n1 की वैल्यू क्या होती 3, लेकिन क्या लिखा है 2nd स्टेट, मतलब n1 की वैल्यू आपके 2 ही है, ठीक है। अब निकाल लो यहाँ से यहाँ पे जाने में कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होती है। क्या है फॉर्मूला हमारा, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। डेल्टा एन क्या होगा, n2 माइनस n1, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, 5 माइनस 2, यहाँ पे 5 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ये कितना हुआ आपके पास 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 लाइन्स। मतलब आपके पास 6 लाइन्स डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स मिलेगी आपको, ऑब्जर्व होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका ए क्या है रॉन्ग है। क्लियर, आगे देखिए, नंबर ऑफ लाइन्स बिलोंगिंग टू द बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स निकालनी है। बामर सीरीज क्या होता है फॉर्मूला, n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। n2 कितना है आपका 5 माइनस ग्राउंड स्टेट लाइमन बामर, बामर के लिए ग्राउंड स्टेट आपकी 2, तो मतलब आपको कितनी लाइन्स ऑब्जर्व होगी 3 लिखा हुआ है, मतलब आपका सी ऑप्शन भी क्या है करेक्ट है। पाश्चियन सीरीज, पाश्चियन सीरीज में क्या होगा 5 माइनस लाइमन बामर पाश्चियन 3 ग्राउंड स्टेट, मतलब 2 वैल्यू, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए कितना है 5 माइनस 1 कितना है 4। क्लियर है, क्लियर है। अगर आपने ऐसा कर दिया है तो बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि आपका एटम कहाँ से कहाँ पे आ रहा है 4th एक्साइटेड स्टेट, मतलब 5th से 2nd पे आ रहा है। लाइमन के लिए आपको चाहिए 1 पे आना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन 1 पे तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ पे आके खत्म हो गया 2 पे आके खत्म हो गया। इसलिए लाइमन के लिए कोई भी लाइंस नहीं होगी, ये जो ऑप्शन है ये क्या रहेगा आपका रॉन्ग रहेगा, ठीक है। क्योंकि अपनी सीरीज जो है लाइंस एटम इलेक्ट्रॉन है वो 2 पे आके रुक रहे हैं, ठीक है ना, 1 पे आ ही नहीं रहे, ठीक है ना। क्लियर है, कहाँ के लिए पूछा है
केवल सेकंड स्टेट तक के लिए, इसलिए n के लिए 1 के लिए लाइमन सीरीज हम नहीं बता सकते कि कितने आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में चलते जाओ, ठीक है, सोचना है। क्लियर है? आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन बामर सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जम्प्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉर बोहर ऑर्बिट्स इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन बामर सीरीज ऑफ लाइंस, बामर सीरीज मतलब एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड, मतलब आपके ऊपर से अलग अलग आपके एनर्जी लेवल है, ठीक है। बामर सीरीज के लिए लाइन कहाँ पे खत्म होती है, 2 पे, मतलब 3 से 2 हो सकती है, 4 से 2 हो सकती है, 5 से 2 हो सकती है, 6 से 2 हो सकती है, और ऊपर किसी भी एन लेवल से आपके 2 पर आके खत्म होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है द फर्स्ट लाइन फ्रॉम द रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जम्प। जो आपकी फर्स्ट लाइन है रेड एंड वाली, वो इनमें से जो 4 ऑप्शन है वो कौन सी वाली होगी, वो 3 से 2 वाली होगी, 2 to 5 वाली होगी, 4 to 1 होगी, या फिर 5 से 2 होगी। ये चीज आपको बतानी है, ठीक है। क्लियर है? इसको 5 to 2, हाँ चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो आपको बताने की इनमें से कौन सी लाइन होगी, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके देखिए, अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम द रेड एंड, तो सबसे पहले तो आपको रेड एंड पता करना पड़ेगा। आपको पता है जो बामर सीरीज है वो हमारे विजिबल रेंज में होती है, विजिबल रेंज में आपको पता है विबग्योर, क्लियर है। वहां पे रेड एंड कहाँ पे आता है, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, सबसे मैक्सिमम, क्लियर है। मतलब अगर हम देखें, हमें पता करना है कि रेड एंड कौन सा है बामर सीरीज में, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी वेवलेंथ है जिसकी, जो कौन सी वेव है जहाँ पे उसकी वेवलेंथ है वो मैक्सिमम है, ठीक है। मैक्सिमम हम कब कह सकते हैं, आपके लिए रेड एंड है, रेड एंड मतलब आपका मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब क्या है, आपके मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। अब देखिए मिनिमम एनर्जी गैप कहाँ पे है, 3 से 2 है, 4 से 2 है, 5 से 2 है, 6 से 2 है, या किसी और लेवल से आपके 2 पे, कहाँ पे है मिनिमम एनर्जी लेवल, 3 से 2 पे है, n बराबर 3 से 2 पे है। अगर n बराबर 3 से 2 पे मिनिमम एनर्जी लेवल है तो मतलब आपकी वेवलेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब ये जो वेव है आपकी 3 से 2 वाली, ये है आपका रेड एंड, क्या है आपका रेड एंड, रेड कलर की वेवलेंथ आपकी ये रहेगी, ठीक है। यही आपको बताने की बताना है, फ्रॉम द रेड एंड कोरस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर ऑर्बिट जम्प, ठीक है। आपको ऑर्बिट बताना है कहाँ से कहाँ के लिए, 3 से 2 के लिए, यही आपकी रेड कलर की होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 से 2, ठीक है ना। इसमें बस आपको यही सोचना था कि रेड एंड के लिए कौन सी वेवलेंथ होगी, 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2, या फिर किसी और लेवल से 2 पे, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी, हो सकता है वो किसी और कलर के लिए पूछ ले, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। जैसे विबग्योर होता है, ठीक है ना, हो सकता है वो ऑरेंज पूछ ले, तो ऑरेंज पूछ ले तो 4 से आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को भी कभी आ जाता है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कीजिए आप। फिर हम बोर्स के मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक आपके बोहर के एटॉमिक मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, ठीक है ना। देखिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट आप, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अगर इनके ड्रॉबैक्स की बात करें तो पहला ड्रॉबैक्स तो आपको पता होगा आई थिंक, कि ये केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है, जिसमें आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे सोडियम,
पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपका ड्रॉबैक है वो क्या रहेगा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z, ठीक है। तो हो सकता है कोई इसको सोडियम के ऊपर अप्लाई कर दे, नहीं होगा, ठीक है। आपको पोटेशियम के ऊपर अप्लाई कर दे, नहीं होगा, ठीक है। किसके लिए अप्लाई होगा, जब आपके एक ही इलेक्ट्रॉन हो। Na+ लिख दूं मैं, आपको Na10+ अगर मैं लिख देता हूँ, मतलब इसमें 10 में से 11 में से आपके 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसको आप अप्लाई कर सकते हो, बट केवल Na के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। होता नहीं है, Na10+ नहीं होता है, बट कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसमें। जैसे He के लिए एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, बट He+ के लिए एप्लीकेबल होगा, ये फॉर्मूला बिल्कुल होगा। समझ में आया ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी। क्लियर है, ओके। सेकंड जो पॉइंट है वो इसका ड्रॉबैक जो था वो ये था कि आपने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमने काउंट भी की, ठीक है। बट होता क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती है आपकी, ये अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो जाती है, आपके डिवाइड हो जाती है, ठीक है ना। मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन अलग अलग डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो जाती है, उसको भी आपका ये जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मतलब एक ही लाइन अलग अलग लाइन में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है ना। इसको हम आपका बोहर मॉडल समझ में नहीं, मतलब समझा नहीं पाया था, ठीक है, कि ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ड्रॉबैक है कि, ठीक है ना, जो हम लिख सकते हैं, इट कैन नॉट explain the splitting of single spectral lines into different spectral lines on applying, ठीक है, on applying इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, टोनी स्टार्क आयरन मैन वाला, ठीक है ना, स्टार्क इफेक्ट। एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट, ठीक है ना। इन दोनों को वो एक्सप्लेन आपका नहीं कर पाया था, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज स्टार्क इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जीमान इफेक्ट, ठीक है। ये इसका आपका सेकेंड ड्रॉबैक है, ठीक है। थर्ड ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो ये आपके डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उन दोनों इफेक्ट को भी ये, उन दोनों का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी ये मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो ये भी उसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तो हम थर्ड ड्रॉबैक लिख सकते हैं, दिस एटॉमिक मॉडल, ठीक है, दिस एटॉमिक मॉडल इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ डी ब्रोगली concept and Heisenberg's uncertainty principle,
ये दो इफेक्ट हैं आपके, दो कॉन्सेप्ट है, दैट इज डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग कॉन्सेप्ट, इन दोनों को भी ये आपका एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो ये है आपके ड्रॉबैक्स जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर जो है हम स्टार्ट करेंगे आपके डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के साथ कि वो क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर आपके, और थैंक यू।